हेलो फ्रेंड्स। समय के अभाव के कारण पिछले लंबे समय से हम 11th के वीडियो को नहीं बना पा रहे थे, तो आज से हम कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर रूप से 11वीं कक्षा के गणित का भी वीडियो मिलते रहें। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं 11वीं कक्षा के गणित को भी सीरियल मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो पिछला वीडियो में हमने 11वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक को समझा था। आज हम उसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं और वह आपको रेगुलर रूप से वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, तो देखते हैं। इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज है 1.4। यदि प्रश्नों को देखें तो आपका पहला प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का सम्मिलन ज्ञात करें। सम्मिलन के बारे में हमने कहा था, चलिए ये लंबा वीडियो हो चुका है, पीछे छूट चुका था, इसलिए हम इसको साथ साथ करते चलते हैं, समझते भी चलेंगे। सम्मिलन में हमने बताया था कि यदि कोई समुच्चय ए है जिसका अवयव है 1 2 3 और कोई समुच्चय बी है जिसका अवयव है 1 3 5 7 सपोज दैट हम मान लेते हैं, और यदि हम सम्मिलन को हम सूचित करते थे ए यूनियन बी से, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि जो दोनों में मिलता था, मिलता नहीं, जो दोनों में जितना भी अवयव था उन सभी अवयव को लिखते थे। जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3, फिर इसमें देखिए अब उसमें का पूरा हो गया, फिर इसमें आ जाए तो 1 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 5 है तो 5 और 7। आपने यदि पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि इसके बेसिक को हम पिछला वीडियो में डाल चुके हैं। तो इसी एक्सरसाइज में बस यही कह रहा है। इस प्रश्न में पहला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि एक समुच्चय है x जिसका अवयव है 1 3 5 और दूसरा समुच्चय है y जिसका अवयव है 1 2 3। ओके, सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब कि x यूनियन y, ये आपको पता करना है। तो क्या करेंगे, सेम रूप से मतलब जो तरीका वहाँ है उसी को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। तो देखिए 1 है तो 1, फिर 2 भी है तो 2, 3 और 5। देखिए अधिकतर दोनों में जितना अवयव है सारा का सारा अवयव हम लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से ए यूनियन बी का मान ज्ञात कर सकते हैं और यही होगा आपका आंसर। फिर इसी में हम यदि देखें इसका दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न कहता है, पहला का ये पहला था, ये दूसरा है। इसमें कह रहा है ए इक्वल दिया है ए ई आई ओ यू और b का मान दे दिया है b इक्वल है ए बी सी। अब आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इक्वल होगा जो है पूरा, जैसे कि ए बी सी, पहले इसमें जितना था हमने लिख दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करें तो ए लिखा जा चुका है। समुच्चय का नियम कहता है कि किसी भी अवयव को आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हो, तो हम इस नियम से देखें तो ए को लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर ई है तो ई आई ओ यू, बस इतना आप कर दिए, आपका ए यूनियन बी कंप्लीट है। यही होता है सम्मिलन में। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखें तो इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। ए के बारे में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और साथ साथ में कह रहा है कि 3 का गुणज है। चलिए हम पूरा लिख रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है तथा नीचे लिख देते हैं 3 का गुणज है। और b के बारे में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। चलिए इन्हें यदि हम लिखें
ये आपका है समुच्चय निर्माण विधि में। यदि आप चाहें तो इसे रोस्टर विधि में लिख सकते हैं। यदि हम इसे रोस्टर विधि में लिखें तो ए इक्वल लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या मतलब कि 1 2 3 4 5 ये वाला, लेकिन साथ साथ कहा 3 का गुणज, मतलब कि 3 से इसमें कटने वाला होना चाहिए। तो क्या क्या होगा, 3 हो जाएगा, 6 3 6 9 12 ये होगा। ओके। और b को यदि हम देखें तो b क्या होगा, तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 6, बस इतना होगा। यदि आप चाहें तो यहाँ से निकालना चाहें तो a यूनियन b इक्वल हो जाएगा आपका आंसर, a का मान यहाँ से लिखें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ साथ अब आ जाएगा, देखिए 3 6 तो आ गया। अब आगे देखते हैं तो 9 12 15, इसी प्रकार से ये बढ़ते बढ़ते होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। ए के बारे में कहा कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 1 इज लेस देन एक्स इज लेस इक्वल 6। ठीक है। फिर कहा b के बारे में, b इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10। ये आपका प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। तो आप यदि इसे लिखना चाहें तो a इक्वल आप लिख सकते हो समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर रूप में बदलने के लिए। देखिए प्राकृत तो होना चाहिए, लेकिन क्या है, एक से अधिक। तो प्राकृत में एक से अधिक क्या होता है, तो 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और कहा 6 या 6 से कम, मतलब मैक्सिमम 6 तक। फिर b के बारे में कह रहा है कि इसमें जो संख्या है x वह 6 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, अर्थात 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। अब इसका हमें यूनियन ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए a यूनियन b इक्वल, जिसमें जो इसमें अवयव है वो सारा का सारा, अर्थात 2 3 4 5 6, और इसमें है सो अर्थात 7 8 और 9। तो आप इस प्रकार से 2 से लेकर के 9 तक इसको आप ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक इसी प्रकार यदि हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी यदि देखें तो आपके पास क्वेश्चन में दिया है a इक्वल 1 2 3 और b इक्वल 5। 5 का अर्थात 5 मतलब रिक्त समुच्चय, इसमें एक भी अवयव नहीं है। तो इस स्थिति में a यूनियन b का जो मान होगा, इसमें एक भी अवयव नहीं है, अर्थात जो इसमें है सो ही रह जाएगा 1 2 3। और इसे आप चाहें तो आप इसी को आप a भी कह सकते हो, यही होगा आपका आंसर, क्योंकि जो 1 2 3 है वह a का ही सदस्य है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, मान लीजिए a बराबर ab, a इक्वल कह रहा है ab, और b बराबर कह रहा है abc, b इक्वल कह रहा है a b और c। फिर इसमें कह रहा है कि क्या a सबसेट b है। तो देखिए चूंकि a का जो भी अवयव है वह सब के सब b में है। ठीक है, तो क्या हम कहेंगे, आपने पढ़ा था यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में हो तो a को b का उप समुच्चय कहते हैं और इसे a सबसेट b से सूचित करते हैं। तो इस प्रश्न में कह रहा था कि समुच्चय a का अवयव है ab, b का अवयव है abc, तो क्या a सबसेट b है। तो हाँ है। क्यों, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में है। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में है,
इसलिए ए सबसेट बी है। ओके, फिर इसके साथ साथ आपसे पूछा ए यूनियन बी का मान बताओ। पुनः ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा, जितना है अब सब के सब लिखेंगे। तो मान लीजिए ऊपर से लिखते हैं पहले ए बी, फिर इसमें से लिखें तो ए लिख चुके हैं, बी लिख चुके हैं और सी है तो सी। और यहाँ पर जो अवयव ए बी सी है वह किसका मान है? बी का मान है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर ए बी। ठीक है, तो इसके आधार पर आप एक बात और याद रखिएगा, हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं कि यदि ए सबसेट बी हो तो हमेशा के लिए याद रखिएगा कि यदि ए सबसेट बी है तो उस स्थिति में ए यूनियन बी का मान हमेशा बी होगा। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का मान सदैव ए होगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए और बी दो समुच्चय ऐसे हैं कि ए सबसेट बी, तो क्या ए यूनियन बी क्या है? यदि ए और बी दो समुच्चय ऐसे हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी बताओ। देखिए सेम टाइप का प्रश्न है। क्वेश्चन में कह दिया सीधा सा कि यदि ए और बी दो समुच्चय ऐसा है कि ए सबसेट बी है, जैसा कि यहाँ पर है ए और बी ऐसा समुच्चय है कि ए सबसेट बी है ना, यहाँ पे सबसेट बी है, तो ए यूनियन बी का मान बताओ। तो यहाँ भी हमने कह दिया, सेम प्रश्न है, आपको सेम सॉल्व कर देना है। तो आपका इस प्रश्न में भी हो जाएगा ए सबसेट बी ऐसा है, तो इस स्थिति में क्या है आंसर? बी ही होगा। तो आप इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से अब कर सकते हो, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। आप करके देखिएगा, इसका आंसर आएगा बी ही होगा, क्योंकि ए सबसेट बी है, तो उस स्थिति में ए यूनियन बी का मान बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 कह रहा है कि ए इक्वल 1 2 3 4, ए इक्वल 1 2 3 4, फिर है बी इक्वल 3 4 5 6, बी इक्वल 3 4 5 6, फिर कह रहा है सी इक्वल 5 6 7 8, सी इक्वल 5 6 7 8, और डी के बारे में कह रहा है डी इक्वल 7 8 9 10। ये आपका प्रश्न कह रहा है। तो कह रहा है कि अब ज्ञात कीजिए इसमें से। हम कुछ प्रश्न को इसमें बता देते हैं, जैसे कि पहला कोई प्रश्न है ए यूनियन बी निकालने के लिए, तो ए यूनियन बी निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए ए यूनियन बी अर्थात ए और बी में जितना अवयव है वो सब के सब को नोट कर लीजिए, जैसे कि 1 2 3 4, इसमें का जितना था सब हमने लिख लिया। इसमें देखें 3 लिखा जा चुका है, 4 लिखा जा चुका है, 5 है तो 5, 6 है तो 6। इस प्रकार से ए यूनियन बी को आप ज्ञात कर सकते हो। अब इसी प्रश्न में एक और प्रश्न हम ले लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछा गया बी यूनियन सी, जैसे कि मान चलिए कि इसमें से कोई प्रश्न और ले लीजिए, जैसे दूसरा ही ले लेते हैं ए यूनियन सी। तो क्या करेंगे, ए में जितना है वो सब लिख लेंगे 1 2 3 4, और सी में जो है मतलब 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो इस प्रकार से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। इसमें अब अगला देखिए, हम एक और प्रश्न देख कर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए एक और प्रश्न इस प्रकार से कर लेते हैं। देखिए तीनों का यूनियन ज्ञात करना है, अर्थात ए बी और सी तीनों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, तीनों में जितना अवयव है सबको लिख दीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर होगा। जैसे कि इसमें देखिए ए में कौन कौन है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये तो हो गया ए का। फिर इसके साथ मिलाना है बी को, तो बी को भी मिला दें, तो 3 लिखा जा चुका है, 4 लिखा जा चुका है, बच गया इसमें 5 6, तो ये बी भी हो गया। अब हम चलते हैं अगला सी पे। तो सी को यदि हम देखें तो है कौन कौन, 5 तो 5 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, 7 तो 7, 8 है तो 8। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि प्रश्न 1 में जो प्रश्न दिया गया है उसका सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ मतलब आपने, अब देखो अभी तक हमने बताया यूनियन के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन के बारे में। तो चलिए हम इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि आपने पढ़ा था यदि A इक्वल दे देता हो ABC और B इक्वल है ACDE और तब आपसे पूछे कि A इंटरसेक्शन अर्थात AB का सर्वनिष्ठ बताइए। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B से इसको हम सूचित करते हैं, और सर्वनिष्ठ का मतलब था कि जो दोनों में मिलता था। सर्व मतलब सभी में, निष्ठ मतलब उपस्थित हो, मतलब जो सब में उपस्थित होता था। तो देखिए ये दोनों में AB का सर्वनिष्ठ बताना है, मतलब AB में कौन उपस्थित है, कौन सा संख्या दोनों में है, तो A दोनों में है तो A, B इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, C इसमें है तो इसमें भी है तो C को भी ले लेंगे। तो जो दोनों में मिल रहा है उसको हम लिख देंगे तो वही होगा हमारा सर्वनिष्ठ। तो हम इसके आधार पर देखते हैं क्वेश्चन में इसमें कह रहा है 5 नंबर में कि जो 1 नंबर में जो प्रश्न दिया था उसी प्रश्न का उस समय हमने सम्मिलन निकाला था, अब हमको सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं उसी प्रश्न को फिर से, मतलब 5 के लिए पहला प्रश्न होगा x इक्वल 1 3 5 और y इक्वल 1 2 3। हमें ज्ञात करना है इसका सर्वनिष्ठ अर्थात x इंटरसेक्शन, इसका हमको सॉल्यूशन करना है। तो x इक्वल इतना है तो y इक्वल इतना, तो x इंटरसेक्शन y इक्वल हम इसे लिख सकते हैं x का मान 1 3 5, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन और 1 2 3। अब इसमें जो मिल रहा है उसे लिख लीजिए, 1 इसमें भी है इसमें भी है तो 1, 3 इसमें भी है इसमें भी है तो 3, 5 इसमें है इसमें नहीं है मतलब इतना ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर प्रश्न है A इक्वल 3 5 7 9 11, A इक्वल 3 5 7 9 7 9 11, B इक्वल 7 9 11 13, B इक्वल 7 9 11 13, C इक्वल है 11 13 15 और D इक्वल है 15 17। तो चलिए इसमें भी बहुत सारा प्रश्न है, 10 गो प्रश्न है, आप इसको करके देखिएगा। इसमें से हम 2-3 प्रश्न आपको सॉल्व करके बताते हैं किस प्रकार से इसका पैटर्न है और कैसे आप इसको सॉल्व करते हो। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, हम पहला से ही स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है A इंटरसेक्शन B, अर्थात A का जो अवयव है सो अर्थात 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, B का मान है 7 9 11 13। यदि हम दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों में मिलेगा कौन कौन मिल रहा है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 मैच कर गया, 9 भी मैच कर रहा है और 11 भी मैच कर रहा है, अर्थात 7 9 और 11 दोनों में है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसी सेम टाइप का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 2 सेम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हल्का सा इसमें बदला है, तो 3 इसी टाइप का था, 3 में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो आप चाहें तो इसे पहले 2-2 करके बना सकते हैं या आप चाहें तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं। हम चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं इसका मतलब क्या है। A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, अर्थात A C और D तीनों में जो मिल रहा है उसको आपको लिखना है। तो देखिए कौन कौन मिल रहा है, A C और D। तो देखिए A में, चलिए पहले देख लेते हैं, पहले हम निकालते हैं A इंटरसेक्शन, और ये आपसे पूछ रहे हैं, हम एक एक करके निकालते हैं। A इंटरसेक्शन C पहले निकाल लेते हैं, ठीक है।
यदि हम ए इंटरसेक्शन सी निकालें तो ए में और सी में क्या मिल रहा है उसे लिख लीजिए पहले। देखिए यदि दोनों को, तो 3 से 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इसमें से कोई भी इसमें नहीं है। इसमें जो 11 है वो इसमें के 11 से मैच कर रहा है, अर्थात ए इंटरसेक्शन सी का मान है 11। ओके, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी का मान आपको निकला है 11 और इंटरसेक्शन यदि इसका हम करें डी के साथ तो डी का मान है 15, 17। अब यदि देखें तो दोनों में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, अर्थात ये खाली रह जाएगा, और खाली वाला क्या कहते हैं हम, फाई, अर्थात रिक्त समुच्चय। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसी में एक और प्रश्न, क्वेश्चन नंबर इसी में है आपका, थोड़ा सा चेंज है अब, 9 नंबर। अब 9 को देखते हैं। पहले है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए हम देखते हैं दोनों। ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए और बी में जो मिलता है सो, दोनों में जो मिल रहा है, तो दोनों में कौन कौन मिल रहा है, देखिए तो यहाँ पे 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो जो दोनों में मिल रहा था उसको हम लिख देंगे इसके स्थान पर, अर्थात 7, 9, 11। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, फिर है बी यूनियन सी, अर्थात बी और सी में जो भी है वो टोटल लिखना है। यूनियन का मतलब जितना होता है वो सब के सब। तो यदि सब को लिखा जाए तो यहाँ से लिखा जाएगा 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, फिर इसमें से 11, 13 हम लिख चुके हैं, बच गया 15, तो हो गया 15। अब यदि दोनों का इंटरसेक्शन किया जाए तो आप देखें तो दोनों में मिल रहा है 7, 9 और 11, दोनों में मिल रहा है, तो इसको भी हम लिख देंगे 7, 9, 11। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 के प्रश्नों को 6 के सही प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। ओके, बी के बारे में कह रहा है, बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। फिर सी के बारे में कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। और डी के बारे में कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन सब तो बहुत इजी है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम केवल इसे, ये जो बिल्डर फॉर्म में है, इसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा बनाने का, हम फिर हम इसे चेंज करके आपको बता रहे हैं। ए बराबर हो जाएगा, क्या कर रहा है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, यही ना प्राकृत संख्या। ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। ये हो गया हमारा समुच्चय ए। समुच्चय बी के बारे में कह रहा है, सम प्राकृत संख्या। सम मतलब जो 2 से कटने वाला हो, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गया आपका सम प्राकृत। सी के बारे में कह रहा है, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत मतलब 1, 3, 5, 7, 9, जो विषम भी और प्राकृत भी हो। और डी के बारे में कह रहा है कि संख्या एक अभाज्य है। अभाज्य मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से। अभाज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जो
अब मतलब जिसका द्वितीय को गुणनखंड होता है, या तो वह अपने आप से कटता है, नहीं तो एक से कटता है, इसके अलावा वह किसी से भी नहीं कटता है, तो उस संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और हमें पूरा विश्वास है कि अब इस प्रश्न में जो भी चीज़ पूछा गया है आप इसके आधार पर आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। इसलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त मतलब कि जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थात A इंटरसेक्शन B बराबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पहला प्रश्न है 1 2 3 4 तथा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं, माना A बराबर, इसको हम कर लेते हैं, तथा दूसरा जो है B बराबर, इसे देखते हैं, कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और वह 4 या 4 से बड़ा है। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x इज ग्रेटर इक्वल 4 एंड लेस इक्वल 6 है। तो यदि इसे हम देखें तो हम b के बारे में देखिए, a तो हमारा रोस्टर फॉर्म में ही है, लेकिन b जो है सो बिल्डर फॉर्म में है, तो इसे हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो प्राकृत संख्या तो है, लेकिन यह क्या चीज़ है, 4 या 4 से ज़्यादा और 6 या 6 से कम, मतलब या तो होगा 4, नहीं तो होगा 5, नहीं तो होगा 6। अब बताइए कि क्या a और b में कुछ मिल रहा है, यहाँ से निकालें तो देखते हैं कि a इंटरसेक्शन b बराबर जो है ये हमें मिलता है, दोनों में 4 मिल रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, अर्थात ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया। यदि मिल जाए कुछ भी तो होगा संयुक्त, और नहीं मिलता है तभी हम उसको कहेंगे होगा असंयुक्त। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए a तथा b असंयुक्त नहीं है। ओके, इस प्रकार से आप यदि इसी में 8 के और भी प्रश्न को देख सकते हैं, तो दूसरा नंबर देखिएगा तो दोनों में ई मैच कर रहा है, तो ये भी असंयुक्त नहीं है। तीसरा नंबर में देखिए तो एक तरफ से सम पूर्णांक है और दूसरा तरफ विषम पूर्णांक है, तो कभी भी सम और विषम में कुछ मिल ही नहीं सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें असंयुक्त है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसमें है a इक्वल 3 6 9 12 9 12 15 18 and 21। b इक्वल है 4 8 12 4 8 12 16 और 20। c है 2 4 6 8 10 12 14 and 16। d इक्वल है 5 10 15 और 20। तो इसमें इतना सारा तो दिया है, लेकिन हमें लगता है कि हम 1-2 प्रश्न बताएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सभी प्रश्नों को, कहा कि सभी एक ही टाइप का है। प्रश्न है a माइनस बी, जैसे कि पहला प्रश्न आपसे पूछा a माइनस बी, तो यदि हम जो बेसिक बता रहे थे उसमें भी हमने इसके बारे में बताया था कि जब a माइनस बी हो तो आपको करना क्या है कि आपको जाना है सीधे a पर। अब इसमें देखिए a में क्या क्या है, इसमें 3 है, क्या इसमें कहीं पे 3 है, b में नहीं है, अर्थात a में से जब b को घटाएंगे तो 3 घटने वाला नहीं है, नहीं घटेगा तो इसे लिख देंगे, हो गया। इसमें 6 है, क्या इसमें कहीं पे 6 है, ये भी नहीं है, अर्थात 6 भी नहीं घटा। 9, इसमें 9 भी नहीं है, अर्थात 9 भी लिखा गया। लेकिन 12 जो है सो इसमें है, इसमें भी है, तो 12 इसमें से क्या हुआ, इसमें से घट गया, अर्थात 12 को नहीं लिखेंगे। फिर आएंगे 15, 15 इसमें नहीं है, अर्थात 15 भी नहीं घटा। 18 ये भी नहीं घटेगा और 21 ये भी नहीं घटेगा, यही हो गया आपका आंसर। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली लेते हैं, 11 नंबर में है c माइनस डी। तो चलिए इसी बार देख लेते हैं c माइनस डी। इसे यदि आप निकालो तो सबसे पहले
सी का मान कहाँ है, यहाँ पे, और डी का मान यहाँ पे। और इसमें देखिए कौन कौन मिल रहा है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, इसमें 10 मैच कर रहा है, अर्थात 10 इसमें से क्या होगा, घट जाएगा। फिर उसके बाद कोई नहीं मिलने वाला है, तो 10 को छोड़ के बाकी बात को लिख देंगे, मतलब 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसमें भी ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 के भी सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपको x माइनस वाई और इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो कह रहा है कि r जो है सो वास्तविक संख्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, r है इसमें वास्तविक संख्या, q के बारे में कहा परिमेय संख्या। तो देखिए इसको हम समझते हैं 11 नंबर को। r के बारे में कहा वास्तविक संख्या। आपको पता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को ही हम कहते थे वास्तविक संख्या। अर्थात r में क्या हो जाएगा, परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों आएगा इसमें, अपरिमेय। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, q परिमेय संख्या का समुच्चय है। तो कह रहा है कि r माइनस q बताओ। q क्या है, q जो है सो परिमेय का समुच्चय है, q है परिमेय का समुच्चय। तो आपसे पूछ रहा है कि r माइनस q बताइए। तो यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, परिमेय से परिमेय घट के खत्म, बच गया अपरिमेय, यही हो गया हमारा आंसर। अपरिमेय संख्या का समुच्चय होगा, r माइनस q क्या होगा, अपरिमेय संख्या का समुच्चय होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में संयुक्त और असंयुक्त ही बताना है, जो हम पीछे अभी तुरंत बताए हैं। तो हमें लगता है कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप कोशिश करके देखिएगा। आपको यदि फिर भी कोई डाउट होती है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको रेगुलर रूप से वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।